हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि बिहार के शिक्षक साथियों की ड्यूटी जो लगी है, कुछ लोगों को जो नए शिक्षक हैं उनको किसी को पीओ का कार्य दे दिया गया है, पीओ की ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ लोगों को P1 का, कुछ लोगों को P2 का, कुछ लोगों को P3 का। और इनमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कि अभी इलेक्शन का क ख भी नहीं जानते हैं। तो कुछ शिक्षक ने हमसे पर्सनली ये पूछा, जो हमारे जानकार हैं, कि भाई अभी हमारी चुनाव में ड्यूटी लग गई है, ट्रेनिंग में कुछ खास कई जगह पे कुछ बताया नहीं जा रहा है, कई जगह बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है और कहीं पे कुछ केवल थ्योरी सिखाई जा रही है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं। तो उनको ये समस्या आ रही है कि हम चुनाव को कैसे करवा पाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको ट्रेनिंग में कई जगह पे नहीं भी बताई जाती होंगी। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। मैं ये गारंटी देता हूं कि चाहे वो पीओ हो, पोलिंग ऑफिसर, या P1 हो, पोलिंग ऑफिसर 1 या पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3, जो भी हो, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी कार्य में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि पीओ के कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो वो भी काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बने रहे हमारे चैनल पर और इस वीडियो को पूरा देखें। समझ लो, पूरे डिटेल्स में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये जो मैंने लिखा है इस वीडियो में, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। चुनाव ड्यूटी से पहले एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखें, और अच्छा लगे अगर ये वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन साथियों के साथ शेयर करें जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे शुरुआत में आप देखेंगे पोलिंग ऑफिसर या प्रोजाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, यहाँ पे पोलिंग के साथ साथ प्रोजाइडिंग ऑफिसर होगा, जिनके ऊपर चुनाव की एक बूथ की सारी जिम्मेदारी होती है। तो आपको पहले फर्स्ट और सेकंड ट्रेनिंग के बाद कुछ चीज़ें दी जाएंगी, जिसमें चेकलिस्ट होगा और बहुत सारे साजो सामान दिए जाएंगे जिससे कि आपको चुनाव कराना है। ठीक है, वो सारा चेकलिस्ट आपको वहीं पे मिला लेना है। ठीक है। दूसरा, अब उसके बाद काम की हम बात करते हैं। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा, जो भी सुविधा आपको नियमानुसार देनी है मतदाताओं के लिए, वो यहाँ पोलिंग ऑफिसर, प्रोजाइडिंग ऑफिसर, उनको करना है। पोलिंग स्टेशन का पूरा संचालन उन्हीं को देखना है। किसको? प्रोजाइडिंग को। और हाँ, P1, P2, P3 उनके सहयोगी होंगे। तो ये नहीं सोचना है कि केवल प्रोजाइडिंग ही सारी चीज़ें करेंगे, नहीं, उनको एक टीम के वर्क के रूप में काम करना है। दूसरा बात, ईवीएम की सुरक्षा की निगरानी। यहाँ सुरक्षा ईवीएम की जरूर उनको जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास पुलिस फोर्स रहेगा जो ईवीएम की सुरक्षा, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, आपको उनसे काम लेना है। ठीक है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन से काम होता है, तो आपको वहां कोऑर्डिनेशन से काम करना है, पुलिस पदाधिकारी जो भी होंगे उनके साथ। दूसरा, वोटर लिस्ट अपडेट करना। ये हालांकि काम उनका नहीं है, लेकिन मिला जरूर लेना है। जो आपको लिस्ट मिलेगी, जब चेकलिस्ट में आपको वो चीज़ें मिलेंगी तो वो वहीं पे देख लेना है पूरा उस लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद किसी भी गड़बड़ी या अनियमितता को तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट या अपने ऊपर के पदाधिकारी को सूचित कर देना है। ये तो कॉमन है। नेक्स्ट है, दूसरा जो हम बात करते हैं, मतदान केंद्र तैयार करना। ये महत्वपूर्ण है। वोटिंग मशीन या बैलेट पेपर सेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब 7 बजे इलेक्शन का टाइमिंग है, मॉर्निंग का रहता है टाइमिंग की, वोटिंग आपको शुरू कर देना है। उसके पहले आपको मॉक पोल कराना होता है मतदान केंद्र पर, जैसे कहीं चार्ट लगाना है, बैनर लगाने हैं, उस सारी स्थिति को सुबह में तैयार कर लेना है। एक रात तो पहले आपको बूथ पे पहुंचना ही है, खासकर प्रोजाइडिंग और P1 को तो पहुंचना ही है, साथ ही साथ P2, P3 को भी एक दिन पहले शाम को वहां रिपोर्टिंग कर देनी है। और उसके बाद वहां जितना भी साजो सामान आपको मिला है, चार्ट, बैनर, वो सब सही जगह पे लगा देना है, ताकि आपका जो बूथ हो बिल्कुल नए दुल्हन की तरह सज जाए और अच्छा लगे। इससे क्या होता है कि वोटिंग या कोई पदाधिकारी आते हैं तो आपको कोई मतलब कार्रवाई का डर नहीं रहता है, अच्छा मतलब लगता है वो चीज़। दूसरा है, वोट देने वाले मतदाताओं की पहचान करना। हालांकि ये मेन ड्यूटी P1 की रहेगी, उनके पास जो वोटर लिस्ट रहेगा उसी से उनको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर कहीं इशू होता है तो वहाँ पे प्रोजाइडिंग मेन होंगे, प्रोजाइडिंग ऑफिसर। दूसरा अगला काम है उनका मतदान प्रक्रिया की निगरानी करना और नियमों का। बिल्कुल, जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर होंगे उन्हीं के अंडर में वो मतदान हो रहा है, वहाँ पे उस मतदान केंद्र पे, तो पूरी प्रक्रिया की निगरानी वो खुद से करेंगे और नियमों के अनुकूल। ये नहीं कि किसी के पक्ष में वोटिंग या विपक्ष में कराने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा भी झलकना नहीं चाहिए आपके व्यवहार में या आपकी बातों में, ये ध्यान रखना है। अगला है वोटिंग मशीन या बैलेट पेपर का संचालन। बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला
मॉक पोल कराने की प्रक्रिया जो होती है ये ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि मतलब वोटिंग से पहले मॉक पोल करा लिया जाता है ताकि ये पता चल जाए कि वो वोट मशीन सही चल रही है या नहीं। और मॉक पोल में क्या होता है मैं भी आपको अभी इसके बाद बता दूंगा। मतदान खत्म होने के बाद वोट और डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना, ये तो जाहिर सी बात है। जब मतदान खत्म हो जाएगा तो मतदान संबंधी सारे रिपोर्ट, विभिन्न प्रकार के जो लिफाफे होते हैं वो तैयार करके और जमा करने के लिए रखना होता है सारे डॉक्यूमेंट। और ये जो लिफाफों पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर किसी साथी को कुछ प्रश्न होगा किसी प्रकार के लिफाफे को किस में रखना होता है, क्या करना होता है, तो जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर, जो नए व्यक्ति या जो शिक्षक साथी बने होंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर सवाल कोई पूछेगा तो। लेकिन मॉक पोल के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। मॉक पोल में क्या होता है, आपको मिनिमम जो चुनाव वोटिंग से पहले आपको ईवीएम जांचने के लिए मॉक पोल करा लिया जाता है, जिसमें अगर आपको कम से कम 50 वोट गिराने होते हैं, ठीक है, 50 वोट गिराकर उसको चेक कर लेना है ईवीएम। और जैसे कैंडिडेट है, मान लीजिए आपके ईवीएम पर लगभग 7 कैंडिडेट प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपके पास समस्या आएगी कि किसको कितना वोट करें कि टोटल 50 हो। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए सबको 8-8 वोट दे देते हैं सभी कैंडिडेट को, जिससे कि गिनने में आसानी रहेगी। तो 8 सतह कितने हो जाएंगे, 56। तो टोटल 56 वोट करेंगे, यानी मिनिमम 50 का हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब उसमें से जो पर्ची निकलेगी, जो वोट करने के बाद पर्ची मतदाता, वो जो वोटिंग के बाद जो मशीन से गिरती है पर्ची, उस पर ये दिखाएगा कि सभी 7 कैंडिडेट को हमने 8-8 वोट किए हैं। तो ये देख लेंगे कि जिसको हमने वोट किया है सभी 7 कैंडिडेट को 8-8 वोट पड़ा है या नहीं। तो इससे, और उसको एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही वो मॉक पोल हम कराएंगे तो वहाँ पे पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको सूचित करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम से पहले अगर वो आते हैं तो उनके सामने मॉक पोल कराना है, अदरवाइज खुद या पुलिस ऑफिसर के सामने आप लोग मिल के मॉक पोल कर सकते हैं अगर चुनाव का टाइम शुरू होने वाला है तो ये सबको वो वेरीफाई करना है कि ईवीएम सही से काम कर रहा है नहीं, इसका मेन पर्पज़ ये होता है। ये तो हो गया पोलिंग प्रोजाइडिंग अफसर का काम। दूसरा है P1, प्रथम मतदान अधिकारी। तो पहला इनका काम मुख्यतः होता है, जितने पहले तो एक मतदाता सूची उनको मिलेगी, वो उनको मतलब क्या है, उसके प्रभारी वो होते हैं। उनको वो देखना होता है कि जो भी व्यक्ति वोट देने आ रहा है वो उस मतदाता सूची में है या नहीं, पहली चीज़। दूसरा, उनको ये देखना होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं, निर्वाचक नामावली को चिन्हित प्रति का प्रभारी, जो मैंने अभी बताया कि निर्वाचक नामावली जो है लेटेस्ट, अब की बार तो विवाद बहुत सारा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम कटे हुए होंगे। तो इसमें आपको बहुत चालाकी से और समझदारी से काम करना है इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नाम कट गया होगा लेकिन वो वोट देने आएंगे। तो अगर चिन्हित प्रति में उनका नाम है तो आपको वोट, जो 12 प्रकार की आईडी बताई गई है, पूर्व के वीडियो में मैंने बता दिया है, उन आईडी के आधार पर उनको वोट दिलाना होगा। तो इसके प्रभारी P1 रहते हैं। निर्वाचक नामावली को चिन्हित प्रति जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको प्राप्त कराई गई होगी, रिसीव्ड कराई गई होगी, उससे मिलाकर उनको वोट देंगे वो। दूसरा, निर्वाचक की पहचान। दूसरा P1 का काम होगा कि वो पहचान करेंगे डॉक्यूमेंट के आधार पर कि जो वोट देने व्यक्ति आया है वो लिस्ट का वही व्यक्ति है या नहीं। उसके लिए जो 12 या 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, वहाँ से देख लेंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर उसकी किसी एक डॉक्यूमेंट फोटो युक्त होना चाहिए, उसके आधार पर पहचान करके और वोट के लिए उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है कि आप वोट दे सकते हैं। और साथ ही साथ निर्वाचक बॉक्स में तिरछी रेखा खींचना। इसमें क्या है कि महिला और पुरुष अलग अलग एक सूची होगी जिसमें आपको काउंटिंग करना है कि टोटल कितना वोट पड़ा, महिला कितना दिया और पुरुष कितना वोट दिया। ये डाटा आपको हमेशा 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपसे पूछा जाएगा। तो ये डाटा आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डाटा ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे उसी समय पूछा जाएगा। हर एक 2 घंटे बाद आपसे अपडेट PO मांगेंगे प्रोजाइडिंग की, बता दीजिए कितने लोगों ने वोट किया, जिसमें कितने महिला थी और कितने पुरुष। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट डाटा ध्यान रखना है और हमेशा उसको अपडेटेड रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ P2 और P3 से आपका समन्वय होना चाहिए, ताकि जो भी जिस व्यक्ति ने वोट दिया हो वो आपके लिस्ट में भी हो और जो वैलेट है उसमें भी उतना वोट पड़ा हो, ठीक है। ये हो गया P1 का काम। नेक्स्ट है P2, द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं। तो उनका काम होता है, एक उनके पास 17A रजिस्टर होता है जिसके वे प्रभारी होते हैं। उसमें निर्वाचकों का उचित लेखा जोखा रखना होता है। जो कैंडिडेट वोट देने आए, जो मतदान देने के लिए व्यक्ति आए हैं, उनका डिटेल रखना होता है। साथ ही साथ अमिट, पहला तो काम अमिट स्याही का होता है, जो वो लगाते हैं बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, उनको स्याही लगाना होता है, ठीक है।
पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, और ये तब होगा जो पहले P1 जब उसको फॉरवर्ड आगे करेगा तब। यदि P1 को कुछ समस्या आती है तो वो भेज देगा प्रोजाइडिंग के पास कि इसके मामले को समझिए, ये वो कैंडिडेट मुझे नहीं लग रहा है। और P1 इस प्रकार से बोलेगा कि पोलिंग एजेंट भी ये सुन लेंगे कि ये व्यक्ति वोट दे चुका है, ठीक है, ताकि उनके पास जो सूची रहती है उसमें वो मिला लेंगे कि इस व्यक्ति ने वोट दे दिया। अमिट स्याही लगाने के बाद मतदाता का जो रजिस्टर 17 ये होता है उसमें P2 उनके डिटेल को लिखेंगे, और जो वो मतदान देने के लिए आया है, जो भी आईडी वो लाया होगा, उसकी आईडी के लास्ट के 4 डिजिट उसमें लिखे जाएंगे। और उसके बाद अगर वो अंगूठा लगाता होगा तो उस रजिस्टर में अंगूठा लगाएंगे या फिर साइन करेंगे। वहाँ हो जाता है P2 का काम खत्म। और उसके बाद एक और P2 का काम है पर्ची, मतदाता स्लिप उसको दे देंगे, किसको, जो वो मतदाता उनके पास आया है जिससे उन्होंने साइन करवाया है। उसके बाद मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि कर जब वो स्लिप दे देंगे तब वो आगे किसके पास जाएगा, P3 के पास। अब P3 का काम क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं P3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है, जो वो दबाते हैं और उधर उनका काम है कि वो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। और ये तीनों P1 P2 P3 ये सब आसपास ही बैठेंगे कि समन्वय बना रहे। और जैसे ही कंट्रोल यूनिट जो प्रभारी, तृतीय मतदान पदाधिकारी कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं, वो जो मतदान देने वाला व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे उधर जाने के लिए, और जब वो बटन दबा देंगे तब वो सूचित करेंगे कि अब आप वहाँ ईवीएम का बटन दबाइए और वोट दीजिए। और उसके पहले ये क्या करेंगे, तो अमिट स्याही लगा है कि नहीं उसकी उंगली पे चेक कर लेंगे, 2 जगह तो नहीं लगा है, तो ये सारा चीज़ उनको देखना होता है। मुख्य रूप से तृतीय मतदान पदाधिकारी जो कंट्रोल यूनिट है उसको दबाना प्रमुख है, और साथ ही ये सुनना है कि अगले व्यक्ति ने ईवीएम पे दबाया तो वहाँ पे बीप की आवाज़ हुई या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है काम खत्म। लेकिन संपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न कराने में सभी साथियों का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो PO हो, P1 हो, P2 हो या P3 हो। इनको एक टीम की तरह काम करना होगा, तभी चुनाव का कार्य सफलतापूर्वक आप संपन्न करा सकते हैं। साथ ही साथ एक दिक्कत ये आती है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो सभी साथी भागने के लिए जल्दी करते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जितना आप 8 घंटा टाइम, 10 घंटा 20 घंटा लगाते हैं, वहाँ आधा घंटा और वेट करके सारी चीज़ों को सही से कर दे। क्यों? क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो सभी पे होगी, पूरी टीम पे होती है, किसी एक पे नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और खासकर PO और P1 इन दोनों की, क्योंकि इसके पूर्व में देखा गया है चुनाव में ये टैग कर दिया गया है कि PO ईवीएम को ले जाके जमा जरूर करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ P1 को भी वहां जाके जमा करना है, ठीक है। तो ये था P1 और PO का, और साथ ही साथ P2 और P3 का काम। बाकी अगर फिर भी कुछ साथियों को कुछ डाउट हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। केवल सेंसिटिव बूथों पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है और चुनाव करा लेना है आराम से, किसी के साथ कोई विवाद नहीं उत्पन्न होने देना है। बाकी जहां आपको दिक्कत लगे तुरंत अपने वरीय पदाधिकारी को जल्दी से सूचित कर देना है, ठीक है। बाकी कोई इसमें टेंशन या दबाव की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव का काम है, सब शिक्षक साथी पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, धीरे धीरे अनुभव होगा तो और बेहतर होंगे। और ये अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है, आपका आसानी से चुनाव हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उसका जवाब आपको दे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।